मतलब दोस्तों आप सभी ने 24 घंटे होने से पहले ही वीडियो पर 10,000 लाइक्स कर दिए थे। थैंक्स फॉर योर ओवरवेलमिंग लव टुवर्ड्स द वीडियो। तो इस वीडियो पर भी लाइक जरूर करना क्योंकि आप बिना कहे लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है कि हाँ मेरी ऑडियंस को वीडियोस पसंद आ रही हैं। दोस्तों जल्दी ही आप सभी की ढेर सारे रिक्वेस्ट पर एक बहुत बड़ी कोलैबोरेशन आने वाली है विद हॉन्टिंग ट्यूब, जिसमें हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं और बिल्कुल फ्रेश कंटेंट लेकर आप सभी के सामने आएंगे। तो बस बेल आइकॉन दबाकर रखो ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो आज बात होगी द थिंग मूवी के प्रीक्वल द थिंग के बारे में, जो कि 2011 में आई थी। आई नो नाम सेम है बट यहाँ पर इस चीज की बिगिनिंग के बारे में बताया गया है। अगर आपने इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिए, या फिर इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद भी आप उस पार्ट को देख सकते हैं। इधर वे इट्स फाइन, बट आई वुड सजेस्ट कि इस फिल्म को देखने के बाद आप इसके सीक्वल को देखना ताकि और भी ज्यादा मजा आपको आएगा। एक सीरीज जैसा आपको फील होगा। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मैटियास वैन हेनिंगन जूनियर ने और लिखा है एरिक हाइजलर ने। इस मूवी को IMDb पर रेटिंग मिली है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये चीज हमेशा होती है। मोस्ट केसेस में रियल मूवी ही ज्यादा फेमस रहती है, बट आई थिंक इस फिल्म में भी काफी अच्छा काम किया गया है फर्स्ट फिल्म की बिगिनिंग को दर्शाने के लिए। ये सब करना इतना आसान नहीं होता। मैं अपनी ओपिनियन भी वीडियो के एंड में आपको जरूर बताऊंगा। फिल्म के एंड में आपको एक बोनस इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी जो कि बहुत फैसिनेटिंग है। तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके जाना, यूट्यूब की कसम है तुम सबको। और मुझे इस वीडियो पर भी 10,000 लाइक्स चाहिए। मुझे नहीं पता कि कैसे होगा बट 10,000 लाइक्स होने चाहिए। पूरी रात और दिन जागकर मैंने ये वीडियो आप सभी के लिए बनाई है ताकि आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म को शुरू करने से पहले मैं एक बार आप सभी को सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं ताकि आपको कैरेक्टर्स को लेकर दिक्कत ना हो। जस्ट ट्राई टू मेमोराइज इट। सबसे पहले है पैलेंटोलॉजिस्ट केट लॉयड, उसका दोस्त साइंटिस्ट एडम, एडम का बॉस डॉक्टर सैंडर, पायलट सैम कार्टर, को पायलट डेरेक जेमिसन, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टर ग्रिग्स, व्हीकल ऑपरेटर ओलव, साइट चीफ एडवर्ड, जियोलॉजिस्ट जूलियट और कार्ल, शूटर पीटर, डॉग कीपर और शूटर लार्स, पोलर आइस रिसर्चर जॉनस, हेनरिक, रेडियो ऑपरेटर कॉलिन। अब हम 1982 एंटार्क्टिका की विंटर्स में 3 नॉर्वेजियन रिसर्च टीम मेंबर्स को घनी बर्फ में किसी सिग्नल का पीछा एक स्नो कैट में करते हुए देखते हैं। स्नो कैट का मीनिंग है बर्फ में चलने वाली मिनी ट्रक या फिर कार। इन 3 लोगों के नाम थे लार्स, पीडर और ओलव। लार्स और पीडर आपस में एक नॉन वेज जोक क्रैक करते हैं, लेकिन तभी एक जगह पर आकर सिग्नल का ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा ही तेज हो जाता है और बस तभी वहां की बर्फ खिसक जाती है, जिसके चलते ये तीनों नीचे की तरफ एक बर्फ के क्रैक में फंस जाते हैं, जिससे ये मरते मरते बचते हैं। वो लाइट्स को ऑन करते हैं और एक रिमार्केबल डिस्कवरी करते हैं जिसके बारे में थोड़ी देर में हम बात करेंगे। ये तीनों ही काफी ज्यादा आश्चर्यचकित और खुश थे कि इतने सालों के बाद फाइनली उन्होंने कुछ काम की चीज देखी है। खैर अब मूवी कट होती है और हम एक अमेरिकन पैलेंटोलॉजिस्ट केट लॉयड को देखते हैं। पैलेंटोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो फॉसिल्स को स्टडी करता है ताकि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जा सके कि ये एग्जैक्टली है क्या और कितना पुराना है। इसमें और भी चीजें होती हैं बट आई होप यू गॉट द आइडिया। केट अब किसी प्रोजेक्ट पर काम कर ही रही थी कि तभी वहां पर हैंक, एक सिक्योरिटी गार्ड, उसको बताता है कि उससे कोई मिलने आया है। तो वहां पर उसका दोस्त एडम फिंच अपने बॉस डॉक्टर सैंडर के साथ में आता है, जो कि केट को किसी प्रोजेक्ट के लिए अपने साथ चलने के लिए पूछते हैं। और सैंडर की एक्साइटमेंट को देखकर केट समझ जाती है कि उनकी टीम को कुछ अच्छी चीज मिली है, जिसके चलते वो सीधा थूली रिसर्च सेंटर एंटार्क्टिका की तरफ नेक्स्ट डे एक हेलीकॉप्टर में निकल पड़ते हैं। वहां पर पहुंचकर वो सीधा साइट पर जाते हैं जहां पर केट स्टेशन चीफ एडवर्ड, जियोलॉजिस्ट जूलियट और कार्ल से मिलती है। उनको शॉक लगता है क्योंकि वहां पर उनको एक बहुत बड़ी सी एलियन स्पेसशिप नजर आती है, जिसको एडवर्ड कम से कम 100,000 ईयर्स पुराना बताता है और ये चीज हम फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी जान चुके हैं।
अब स्पेसशिप को देखने के बाद में ये सब साइंटिस्ट मिलकर उस एलियन बॉडी को देखते हैं जो कि बर्फ में जमा हुआ था। उसको देखकर केट काफी ज्यादा फैसिनेट होती है और डरती भी है, एज उसने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। वो उस एलियन बॉडी को बाहर निकालने का एस्टिमेट टाइम लगाती है जो कि था आधा दिन। अब केट वापस रिसर्च कैंप में जाती है जहाँ पर वो जॉनस, हेनरिक, कॉलिन और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लार्स से मिलती है जिसके पास एक डॉग भी था। उस रात केट को नींद नहीं आती और जूलियट उसको समझाती है कि शुरुआत में ऐसा होता है लेकिन जल्दी ही उसको इस चीज की आदत हो जाएगी। कैंप के अंदर सिर्फ यही 2 लड़कियां थी। अगले दिन अब इस एलियन बॉडी को आइस से एक्सकवेट किया जाता है जहां पर एडवर्ड और सैंडर ये सजेस्ट करते हैं कि इस आइस ब्लॉक के अंदर एक 30 mm होल ड्रिल किया जाएगा ताकि वो इस एलियन बॉडी के टिश्यू के साथ में एक्सपेरिमेंट कर सकें, जिसके लिए केट मना करती है। बट सैंडर उसको बाहर ले जाकर डांट देता है कि उसके बीच में वो फिर से कभी भी ना बोले। केट को इस बात का बहुत बुरा लगता है और इस आइस ब्लॉक के अंदर एक होल को ड्रिल किया जाता है जो कि काफी सही सीन शूट किया गया है। इस सीन में जो टेंशन और सस्पेंस है वो बहुत सही है। अब ये ड्रिल एक पॉइंट पर आकर रोक दी जाती है जहां से इस एलियन बॉडी का एक टिश्यू ले लिया जाता है फॉर रिसर्च पर्पस। उसी रात सब अल्कोहल पीते हैं और इस डिस्कवरी के लिए सेलिब्रेट करते हैं, जिस दौरान ग्रिग्स केट के लिए कुछ ब्रांडेड अल्कोहल लाने के लिए बाहर जाता है और तभी जेमिसन इस आइस ब्लॉक को देखने जाता है और हम ये देखते हैं कि ये आइस मेल्ट हो रही है, यानी कि ये एलियन बॉडी अभी भी जिंदा है। और बस तभी अचानक से ही डेरेक के सामने ये क्रीचर आइस क्यूब को तोड़कर सीधा बाहर की तरफ चला जाता है, जिससे डेरेक बहुत ही ज्यादा शॉक में था। वो चिल्लाते हुए सभी को ये बात बताता है, बट शुरू में सब उस पर हंसते हैं। बट उसकी खराब हालत को देखते हुए सब आइस क्यूब के पास जाते हैं और सबको यकीन हो जाता है कि हाँ, ये क्रीचर यहाँ से कहीं भाग गया है। और दोस्तों 1982 वाली मूवी में मैक्रेडी और डॉक्टर कॉपर को जो हॉलो आइस ब्लॉक मिला था वो यही था। नाउ वी नो कि ये हॉलो कैसे हुआ था और इसके अंदर एग्जैक्टली था क्या। खैर एडवर्ड और सैंडर सभी लोगों के साथ बाहर इस क्रीचर को ढूंढने जाते हैं और ये सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। उनको लार्स का डॉग मरा हुआ मिलता है और फिर तभी हेनरिक ओलव को ये क्रीचर एक वुडन टावर के नीचे मिलता है जो कि हेनरिक को जान से मार देता है और हेनरिक का खून सीधा ओलव के चेहरे पर आता है। वो सभी को हेल्प के लिए बुलाता है और सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं और फिर उस टावर में आग लगा देते हैं जिससे ये क्रीचर और हेनरिक जल जाते हैं। एक ऑटोप्सी करते वक्त उनको समझ आता है कि ये क्रीचर हेनरिक को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। केट को इस क्रीचर के अंदर से एक टाइटेनियम की प्लेट मिलती है जो कि नॉर्मली फ्रैक्चर्स के केस में इस्तेमाल होती है और उसी वक्त बताया जाता है कि हेनरिक के एक हाथ के अंदर ये प्लेट थी क्योंकि उसको बहुत टाइम पहले एक फ्रैक्चर हुआ था और सपोर्ट के लिए ये लगाई गई थी। लेकिन केट का ये सवाल था कि अगर ये टाइटेनियम प्लेट हाथ के अंदर थी तो अब ये बाहर क्या कर रही है। सैंडर इस बात पर कहता है कि ये अच्छा सवाल है। इस ऑटोप्सी से हम जूलियट पर काफी गहरा असर होता हुआ देखते हैं, एज उसने कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। केट अब हेनरिक के ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप से चेक करती है और फिर इस चीज को एडम देखता है, जहां पर ये पता चलता है कि इस क्रीचर के सेल्स हेनरिक के सेल्स को घेर के उनको इमिटेट करने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि कॉपी कर रहे थे। वो दोनों ही ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। खैर अब ओलेव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो ग्रेग्स, ओलेव, सैम और डेरेक उसको हेलीकॉप्टर में लेकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं, जिस दौरान केट को वॉशरूम में कुछ डेंटल फिलिंग्स और शावर में बहुत सारा खून नजर आता है, जिसके चलते उसके दिमाग की घंटियां बजने लगती हैं और वो समझ जाती है कि व्हाट्स रॉन्ग हियर। वो अचानक से ही बाहर जाती है और हेलीकॉप्टर की तरफ उसको नीचे आने के लिए सिग्नल देती है, जिसके चलते सैम उसकी बात मानकर हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश करता है। बट तभी अचानक से ही हम ग्रेग्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं और वो एक भयानक क्रीचर में तब्दील होकर ओलव पर हमला कर देता है और ये हेलीकॉप्टर कहीं दूर पहाड़ियों पर जाकर क्रैश हो जाता है। इस पूरे टाइम तक मुझे ये लग रहा था कि ओलव इस क्रीचर में तब्दील होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। गुड वर्क हेयर बाय डायरेक्टर एंड टीम। और ग्रिग्स को इस क्रीचर ने उस वक्त अपने काबू में किया होगा जब वो केट के लिए बाहर अल्कोहल लेने गया था, क्योंकि उसी वक्त ये क्रीचर वहां से बाहर भाग गया था। अब केट को ये पता चलता है कि शार को किसी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है और वहां पर खून का एक ड्रॉप तक नहीं है। वो पूरी टीम को बताती है कि हेनरिक के सेल्स अभी भी जिंदा हैं और जलने पर भी इस क्रीचर को फर्क नहीं पड़ता। उसका ये कहना था कि ये क्रीचर खुद को किसी भी लाइफ फॉर्म के अंदर इमिटेट कर सकता है विद इन फ्यू मिनट्स।
वो एडम को सबको बताने को कहती है कि उसने क्या देखा है, लेकिन वो थोड़ा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं बताता। केट कहती है कि उसने डेंटल फिलिंग्स देखी हैं और ये एलियन किसी भी नॉन लिविंग थिंग को इमिटेट नहीं कर सकता, इसलिए ही हेनरिक की मेटल प्लेट उसके शरीर से बाहर थी। बट नोबडी बिलीव्स हर और सबका ध्यान बस हेलीकॉप्टर को और टीम को ढूंढने में था। बट सब लोग उस हेलीकॉप्टर की लोकेशन का अंदाजा लगाकर ये कहते हैं कि वो लोग बचे नहीं होंगे और उनका दूसरा हेलीकॉप्टर हेले में रिफ्यूल के लिए था। अब केट की वार्निंग को इग्नोर करके एडवर्ड टीम को पास के ही बेस तक ड्राइव करने को कहता है। इन सभी के बीच एक चीज होती है कि आउट ऑफ नोवेयर जूलियट उसकी बातों पर यकीन करती है और कहती है कि वो उसकी मदद करेगी। वो केट को एक अबैंडन्ड रूम में ले जाती है जहां पर वो स्नो कैट्स की कीज के बारे में बोलकर उसको लेकर गई थी। बट देन अचानक से ही जूलियट इस क्रीचर में बदल जाती है और केट पर हमला करती है, बट वो किसी तरह से बच जाती है और उसी बीच कार्ल को ये क्रीचर मार देता है। अब लार्स एक फ्लेम गन लेकर आता है और इस क्रीचर को जला देता है, जिसके बाद कार्ल और जूलियट को बाहर जलाकर बर्फ में दफना दिया जाता है। खैर केट ये कहती है कि ये एलियन एक वायरस जैसा है और वायरस के साथ में हम क्या करते हैं, जी हाँ, क्वारंटीन। फिर से कुछ याद आया? खैर केट कहती है कि उन सबको अलग रहना होगा ताकि कोई भी इन्फेक्ट ना हो पाए। दो उसका ये कहना था कि अभी भी यहाँ कोई ना कोई पक्का इन्फेक्ट हुआ है। वो अब इस पूरे रिसर्च बेस की स्नो कैट्स को खराब कर देते हैं ताकि इन्फेक्टेड पर्सन यहाँ से बाहर ना जा पाए। और यहाँ पर लार्स केट को बहुत सारे ग्रेनेड्स भी दिखाता है इन केस अगर उनकी जरूरत पड़े। लार्स को केट पर बहुत ही ज्यादा भरोसा था। उसी रात अचानक से ही वहाँ पर सैम और डेरेक वहाँ से बचकर आ जाते हैं, जो कि एक इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और ऐसा सभी का कहना था क्योंकि ठंड और क्रैश से कोई भी बच नहीं सकता। सब लोग कहते हैं कि ये लोग वही क्रीचर हैं, इनको मार दो। बट केट उनकी बातों पर यकीन करती है और उनको आइसोलेट कर देती है, एज वो भी रिस्क नहीं ले सकती थी। अब एडम और सैंडर एक ब्लड टेस्ट पर काम कर रहे थे और जैसे ही एडम 2 मिनट के लिए कहीं बाहर जाता है तो कोई उनकी लैब को पूरी तरह से जला देता है, विच एक्सप्लेन्स कि सीक्वल में जब ये चेक करने आए थे तो सब कुछ जला हुआ क्यों था। सब लोग एडम पर ही शक करने लगते हैं, लेकिन केट सबको शांत करती है और एक सिंपल सा टेस्ट बताती है कि जिसकी दांतों में डेंटल फिलिंग्स होंगी वो अभी तक भी इंसान है और बाकी सब शक के दायरे में हो सकते हैं। तो सैंडर, एडवर्ड, एडम और कॉलिन के दांतों में फिलिंग्स नहीं थी, जिससे उन पर शक सबसे ज्यादा था। अब लार्स और जोनस कार्टर और डेरिक को टेस्ट करने के लिए बाहर लेने जाते हैं, बट उसी दौरान लार्स को कोई बाहर वाली बिल्डिंग के अंदर खींच लेता है, जो कि मेरे हिसाब से कार्टर और डेरिक का ही काम होगा ताकि वो केट से बात कर पाएं। अब एडवर्ड और सैंडर अपने नॉर्वेजियन साथी को केट और बाकियों के खिलाफ भड़काने लगता है कि वो अमेरिकन हैं और ये उन्हीं का काम है। बट तभी सैम और डेरेक बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और पीटर को शूट कर देते हैं, जिससे उसके फ्लेम गन के टैंक के अंदर में एक होल हो जाता है और वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिससे एडवर्ड उस फोर्स से बेहोश हो जाता है। अब एडवर्ड को मेन रूम में लाया जा रहा था, जिस दौरान एडवर्ड का हाथ अपने आप ही उसकी बॉडी से अलग होकर इस क्रीचर में तब्दील हो जाता है, जिससे जोनस इन्फेक्ट हो जाता है। ये क्रीचर डेरेक को मार देता है और एडम के साथ जाकर ये एडवर्ड क्रीचर खुद को टिश्यू और सेलुलर लेवल पर जोड़ लेता है, जिससे वो 2 मुख और 4 पैरों वाला एक क्रीचर बन जाता है, जो कि 1982 वाली फिल्म के अंदर मिले 2 मुखी क्रीचर का राज खोल देता है, यानी कि असली पत्ते खोल देता है। तो वो एडवर्ड और एडम थे जो कि इन्फेक्ट हो गए थे। अब केट जोनस और डेरेक को जला देती है, बट ये क्रीचर वहां से कहीं बाहर भाग जाता है और ये क्रीचर जाकर सैंडर को भी इन्फेक्ट कर देता है, ऐसा एक परछाई में हमको नजर आता है। केट और सैम इस क्रीचर को ढूंढने लगते हैं तो उनको एडवर्ड का अलग हुआ हाथ वाला क्रीचर नजर आता है, जिसको वो एक एक्स की मदद से मारता है और फिर केट उसको एक फायर गन से जला देती है। तो दोस्तों 1982 वाली मूवी में जो एक्स मिली थी उसका यही राज था। अब तभी ये क्रीचर हर तरफ जाकर केट और सैम को ढूंढने लगता है, बट केट इस क्रीचर को जला देती है और उसको बचा लेती है। तो इस ग्रूसम क्रीचर के जलने का ये राज था। अब ये दोनों ही ये देखते हैं कि सैंडर स्नो कैट को ठीक करके कहीं लेकर भाग रहा होता है, तो वो और सैम भी उसका पीछा करते हैं। इन्होंने स्नो कैट का सारा फ्यूल अपनी फायर गन के अंदर डाल लिया था, क्योंकि उनके पास फायर गन ही एक रास्ता था और केट ने एक ग्रेनेड भी ले लिया था जो कि लार्स ने उसको दिखाए थे। वो स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं और उसके ऊपर चलने लगते हैं ताकि वो उसके अंदर जा सके। वो देखते हैं कि ये स्पेसशिप किसी ने स्टार्ट कर दी है। तभी स्पेसशिप के सारे इंजन स्टार्ट होने लगते हैं और उसके फ्लैप्स वर्टिकल पोजीशन में चले जाते हैं, जिसके चलते केट उस फ्लैप के अंदर से फिसलती हुई इस स्पेसशिप के अंदर चली जाती है और सैम उसको बस देखता ही रह जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो भी इस स्पेसशिप के अंदर जाता है ताकि वो केट को बचा
सके। अब केट को इस स्पेसशिप का इंजन सोर्स दिखाई देता है जो कि सम काइंड ऑफ ग्लोइंग सोर्स जैसा था। इसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को देखते रहना, आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। खैर अब तभी वहां पर सैंडर के रूप में ये क्रीचर उसके पीछे से आता है और केट पर हमला करने की कोशिश करता है, बट केट अंदर जाकर छुप जाती है, जिस दौरान उससे ये ग्रेनेड वहीं पर कहीं गिर जाता है। अब ये क्रीचर किसी तरह से केट को पकड़ के बाहर लाने की कोशिश करता है, जिस दौरान केट ग्रेनेड को हाथ में ले लेती है और बस तभी वो इस ग्रेनेड को इस एलियन के माउथ में डाल देती है और वहां फिर सैम भी आ जाता है। वो दोनों वहां से बाहर भागने लगते हैं और बस तभी ये एलियन वहां पर खत्म हो जाता है। वो दोनों बाहर आते हैं और चैन की सांस लेते हैं। हम ये देखते हैं कि वहां पर बर्फ में एक बड़ा सा गड्ढा था और ये नॉर्वेजियंस कुछ हफ्तों से इस स्पेसशिप को अपर सरफेस पर लाने की कोशिश कर रहे थे। खैर केट अब सैम को देखकर ये बोलती है कि वो जानती है कि वो इन्हीं एलियन में से एक है, क्योंकि ये एलियन नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल को कॉपी नहीं कर सकता। और सैम के कान में एक ईयरिंग थी जो कि अब उसके कान में नहीं है। सैम अपने राइट ईयर को टच करता है, लेकिन केट ये कहती है कि राइट नहीं, लेफ्ट ईयर में ईयरिंग थी, जो कि बिल्कुल सही बात है। मैंने भी सेम चीज नोटिस की और मुझे लगता है कि स्पेसशिप के अंदर जब वो गया था तो वो इन्फेक्ट हो गया होगा, क्योंकि वो दोनों काफी टाइम के लिए सेपरेट थे। इनफैक्ट उसने सैंडर थिंग पर भी फायर गन नहीं चलाई थी। केट अब दुखी होते हुए सैम को जला देती है और वो एक एलियन स्क्रीम निकालता है और बस वो मारा जाता है। हम वहां पर केट को एक स्नो कैट में दुखी होते हुए देखते हैं, क्योंकि फायर गन के अंदर जो फ्यूल था वो लास्ट था और अब वो पास के स्टेशन तक नहीं जा सकती थी, जो कि वहां से 50 माइल्स दूर था और उसका रास्ता भी सैम ही जानता था। वो वहां पर रोने लगती है और केट भी मारी जाती है, क्योंकि डायरेक्टर ने ये बात एक इंटरव्यू के तहत बताई थी कि केट बचती नहीं है। अब कुछ क्रेडिट्स आने के बाद में एक सीन आता है जहां पर नॉर्वेजियंस का सेकेंडरी हेलीकॉप्टर इस रिसर्च सेंटर में आता है और तभी हम वहां से बाहर लार्स को आता हुआ देखते हैं, जो कि इस हेलीकॉप्टर के पायलट मैटियास पर गोली चलाने लगता है। हम ये भी देखते हैं कि कॉलिन द रेडियो ऑपरेटर ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि वो इस क्रीचर में तब्दील नहीं होना चाहता था। और 1982 वाली फिल्म में जो एक इंसान की बॉडी चेयर पर बंधी हुई मिली थी वो कॉलिन की ही थी। अब लार्स आता है और मैटियास के टीथ को चेक करता है, जिसके अंदर डेंटल फिलिंग्स हैं, और तब जाकर उसको यकीन होता है कि हाँ वो भी इंसान है। और बस उसी वक्त लार्स अपने डॉग को भागता हुआ देखता है जो कि मर गया था। वो मैटियास को ये बोलता है कि ये कोई डॉग नहीं है और बस वो राइफल लेकर मैटियास के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और इस डॉग को मारने के लिए उसका पीछा करता है। और दोस्तों यही तो 1982 वाली मूवी की स्टार्टिंग है। तो ये दो नॉर्वेजियन लोग कोई और नहीं बल्कि लार्स और मैटियास थे। मैटियास तो ग्रेनेड ढूंढने के चक्कर में मारा जाता है और लार्स को अमेरिकन टीम लीडर गैरी चान से मार देता है। और ये सब उनको इस क्रीचर के बारे में बताना चाह रहे थे। और अब क्या पूरी कहानी रिपीट में सुनकर जाओगे क्या? जल्दी से जाओ और इसके आगे के इवेंट्स को जाकर देख लो। 1982 वाली मूवी का एक्सप्लेनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और नीचे पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा और वो मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द थिंग 2011 की हिंदी एक्सप्लेनेशन विद लिंक्स टू 1982 मूवी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा। अब दोस्तों मैं आपको इस क्रीचर की स्पेसशिप के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ जो कि शायद आपको किसी और ने नहीं दी होगी। तो ये जो क्रीचर है जो इस स्पेसशिप को इस धरती पर लेकर आया वो असल में द थिंग नहीं था, बल्कि एक पायलट एलियन है जो कि 12 से 16 फीट का था, जिसकी 3 आंखें होती हैं जो कि उसके चेस्ट तक जाती हैं और वो अपने बैक के पोर्ट्स के अंदर स्पेसशिप के कॉर्ड्स को कनेक्ट करता है, जिससे ये स्पेसशिप काम करती है। और उसके हाथों की जगह में 3 टेंटिकल्स होते हैं जो कि इस एलियन स्पेसशिप को कंट्रोल करते हैं। अब ये एलियन पायलट अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर लाइफ फॉर्म्स को इकट्ठा किया करते थे, जिसमें से एक द थिंग भी था। अब ये जो रेफरेंस है वो 1979 की एलियन मूवी से लिया गया था। उसमें इसको एक इंजीनियर या फिर स्पेस जॉकी बताया गया है। फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी इस तरह की थी जो कि इंक्लूड नहीं की गई। तो हुआ ये था कि द थिंग का जो कंटेनमेंट पॉड था उसमें से ये निकल गया था और एलियन पायलट के सभी मेंबर्स को मार दिया। अब द थिंग को खत्म करने के लिए इस एलियन पायलट ने स्पेसशिप को धरती पर क्रैश कर दिया, एज वो उस वक्त अर्थ के पास ही था। और ऐसा हमको 1982 वाली मूवी के शुरुआत में दिखाया भी गया था। बट द थिंग बच गया और इस एलियन पायलट का रूप लेकर बाहर आने की कोशिश की, बट वो बर्फ के अंदर ही जमकर रह गया। तो आप समझे कि जब इस फिल्म में शुरुआत में जो क्रीचर आइस के अंदर दबा हुआ था वो इन्फेक्टेड एलियन पायलट था। द थिंग की खुद की कोई एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, वो एक वायरस की तरह है जो कि किसी के भी सेल्स को इमिटेट करता है और उसका मकसद बस तबाही मचाना है, चाहे कोई भी लाइफ फॉर्म हो।
अब ये क्रीचर बाहर निकलने के चक्कर में आइस के अंदर में ही दफन हो गया था और उसके बाद ह्यूमंस का फॉर्म लेकर उनको मारना शुरू कर दिया। बट इस स्पेसशिप को चलाने के लिए एलियन पायलट की बॉडी जैसा चाहिए कुछ, ताकि स्पेसशिप को कंट्रोल किया जा सके। खैर फिल्म के बजट के इश्यूज की वजह से और इनिशियल ऑडियंस टेस्टिंग में इस चीज को पसंद नहीं किया गया, जिसके चलते इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। I mean, कौन थे वो लोग जिन्होंने इतनी बढ़िया कॉन्सेप्ट को ड्रॉप करवा दिया? फूलिश पीपल। तो फिल्म के अंदर इस चीज को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है कि सेंडर के अंदर द थिंग ने इस एलियन पायलट जैसा रूप लिया और हमने ये देखा भी था कि वो केट के पीछे किसी चेयर जैसी चीज पर बैठा हुआ था, तो वो काइंड ऑफ पायलट चेयर थी, बट केट ने उसको मार दिया। इस मूवी की काफी सारी एंडिंग्स शूट की गई थी, बट दे वेंट विद दिस शिट एंडिंग, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई आफ्टर नोइंग द अदर एंडिंग्स और एलियन पायलट वाला कॉन्सेप्ट। इस वजह से ये मूवी पैसों के हिसाब से फ्लॉप रही, यानी कि इस फिल्म ने जितना पैसा खुद को बनाने में लगाया ये उतना कमा भी नहीं पाई। अगर ये कॉन्सेप्ट और बढ़िया एंडिंग इंक्लूड होती तो मजा आ जाता और द थिंग ने कैसे एलियन पायलट को अपने लपेटे में लिया वो सब दिखाते तो ये एक बहुत ही बढ़िया मास्टरपीस बनता। बट 1982 वाज वेरी गुड, अहेड ऑफ इट्स टाइम, और इस क्रीचर को इस फिल्म के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी दिखा दिया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंस और दिखाना चाहिए था। ओवरऑल मूवी ठीक थी, सीन्स को रिक्रिएट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मुझे इस वीडियो पर भी 10,000 लाइक्स चाहिए। और अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस मूवी से रिलेटेड पढ़ने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, तो आप जरूर से रीड करना। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार कमेंट्स किया करो, 20,000 सब्सक्राइबर्स वाले लोगों के भी 500 कमेंट्स आ जाते हैं, और यहाँ पर तो ऑलमोस्ट 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अपने को भी एंगेजमेंट चाहिए यार, क्योंकि मैं बस कंटेंट के पीछे भागता हूँ, कंटेंट के पीछे। जोक्स अपार्ट, लाइक कमेंट करके जाया करो यार। तो मैं आप सबको मिलता हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए